हेलो स्टूडेंट। आपके पास एक जे एडवांस का सामने में क्वेश्चन है। और जे एडवांस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन कैविटी प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 center at origin. In this distribution a spherical cavity of radius r2 center at p विथ डिस्टेंस OP। OP हमारे पास गिवन है A से O टू P डिस्टेंस है स्मॉल a, और स्मॉल a का वैल्यू है r1 माइनस r2 इज मेड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट एनी पोजीशन r। किसी पोजीशन r पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चार ऑप्शंस है कि r पे डिपेंडेंट होगा या फिर a पे डिपेंडेंट होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। सबको हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पूरा पूरा फोकस करते हैं कि आपको कुछ कुछ बातें ध्यान में रखना है। कुछ कुछ फॉर्मूले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो आप ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके होंगे। इस फॉर्मूले को प्रूव कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। तो बात यह है कि स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एसएनसी, एसएनसी का मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसके अंदर के पॉइंट पे, इनसाइड के पॉइंट पे, किसी भी स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो लिखेंगे, दैट इज सिंपल। याद रखिए, ये याद रखने वाला फॉर्मूला है, दैट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। आर क्या है? सेंटर से, सेंटर से पोजीशन है इस पॉइंट पी का जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का फॉर्मूला आ गया रो आर बाय एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके। अगर स्फीयर दोस्तों, अगर स्फीयर में निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की भी मैं बात कर रहा हूं। और क्वेश्चन में भी बोला है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए। इसका रो जो है कूलम्ब पर मीटर क्यूब में कांस्टेंट दिया हुआ है। और यह निगेटिव का मतलब रो आपके पास माइनस कूलम्ब पर मीटर क्यूब में है। ठीक है। अब अगेन सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है इनसाइड के पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले समझते हैं। अगर यहाँ पे +1 पुट करोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। तो ये आर वेक्टर जो है, आर पोजीशन वेक्टर है सेंटर से, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ ई का वैल्यू होगा रो, और आर के अपोजिट में तो -r/3 एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे। क्या बात क्लियर है? तो जब भी निगेटिवली चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होता है टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगा। अब यही कॉन्सेप्ट हम इस स्फेरिकल कैविटी में यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग अगले पेज पे समझने की कोशिश करेंगे कैसे डील करेंगे। तो आपके पास ये बीगर स्फीयर है, बीगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और मैं कैविटी कहीं भी बना सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कैविटी बना के आपको समझा रहा हूँ, एक बड़ा सा कैविटी बना के। कैविटी कहीं भी ले सकते हैं आप, स्फीयर के अंदर कोई भी लोकेशन पे ले सकते हैं। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारे पास है, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कुछ है। लेट्स से एल मान लो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मैं एक प्रूव करने जा रहा हूँ कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और इधर जो आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कैविटी को छोड़ के। कैविटी में तो कोई चार्ज है ही नहीं। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है इस कैविटी की कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पी पे दे जानना है, पी पे जानना है कैविटी पे। ठीक है सर। अब दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब भी कैविटी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे डील कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि कैविटी नहीं होता। आप मान लीजिए कि कैविटी नहीं होता तो क्या होता? सर पूरा पूरा स्फीयर होता। प्लस प्लस, अगर कैविटी होता तो कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या दोनों को माइनस कर देंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो इस पे जो हमारा कैविटी नहीं होता तो पूरा पूरा चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता। और इसका सिग्मा मैं मान लेता हूं, इसका जो रो है, रो इज कूलम्ब पर मीटर क्यूब, रो। और ये वाला पार्ट रिमूव है। ये जो आप मैंने डायग्राम बनाया है, सेकेंड डायग्राम, ये जो आपके पास कैविटी है ये प्रेजेंट नहीं है। तो कैविटी नहीं प्रेजेंट है तो उस पर निगेटिव मान लेंगे आप। ये ट्रिक है कि आप जब कैविटी लेंगे तो कैविटी में मान लेंगे कि इस पे जो
रो है माइनस रो है, माइनस रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे ना तो यहाँ का बीच का प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, तो फिर से ऐसे ही बन जाएगा। तो क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है कि सेंटर से इसके सेंटर से, यहाँ पे भी डायग्राम देने दिखा रहा हूं, ये आर, ये आर पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और वैल्यू क्या होगा। आर पे अभी अभी हमने पिछले पेज में फॉर्मूला देखा दोस्तों, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना सर, ये रेडियली आउटवर्ड होता है, और जो वैल्यू होता है दैट इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल रहा हूं। ओके सर। अब पॉइंट पी को अगर ध्यान से देखोगे तो पॉइंट पी पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैविटी के वजह से लिखेंगे। कैविटी तो एक्चुअली में है नहीं, कैविटी में कोई चार्ज है नहीं, तो कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे R2 पे। कैविटी की वजह से अगर मैं लिखना चाहूँ R2 पे, तो कैविटी में जो हमने माना है कि निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना है, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये आर टू पोजिशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको E2 बोल देता हूं मैं, और E2 को मैं आपके लिए अलग से लिखता हूं। तो E2 का वैल्यू जो होगा दैट इज रो पोजिशन वेक्टर R2 माइनस R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं लिख सकता हूं? तो अगर मैं आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कि मुझे दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए पॉइंट पी पे, तो ई नेट अगर लिखना चाहेंगे तो ई नेट सिंपली क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और E1 वेक्टर का जो वैल्यू है आपके पास दैट इज रो, और ये R1, इस पोजिशन वेक्टर को मैं R1 मान रहा हूं, ये R1 है, यहाँ भी R1 मानिए, रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और E2 का जो वैल्यू है दैट इज रो माइनस R2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा है सर, बचा क्या ब्रैकेट में, R1 माइनस R2। क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है। अब ये R1 माइनस R2 पे थोड़ा सा काम करते हैं। इसके लिए मैं जो एक ट्रायंगल आपके ड्रॉ कर रहा हूं, जो डायग्राम में ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये तो आपके पास एल वेक्टर था, ये एल वेक्टर का हेड मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये R2 वेक्टर, ये R1 वेक्टर। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको याद होगा, तो हेड हेड और टेल टेल को जो ज्वाइन करता है, टेल टेल और हेड हेड को, वही रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आर वन इज R2 प्लस एल वेक्टर। लिख सकते हो क्या? ओके ग्रेट। तो यहां से दोस्तों एल अगर लिखना चाहूं, एल का वैल्यू क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये जो R1 माइनस R2 है, इसको आप एल भी बोल सकते हैं। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसके अंदर, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, मतलब कैविटी के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सर, उसका वैल्यू आ गया कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज रो एल वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बातें? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड R1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, R2 पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट इज L पे डिपेंड कर रहा है। L के डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड L पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा कोई R1 R2 के फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसको अगले पेज में अगर मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान दो दोस्तों, कि हमने देखा कि सर अपने पास जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, और सेंटर से, इसके सेंटर से एल डिस्टेंस बोलो या आर डिस्टेंस बोलो, कहीं पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, और इस पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एल वेक्टर के डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एल वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट, अगर निगेटिव होता तो अपोजिट टू एल होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू इनसाइड द कैविटी, तो ई का वैल्यू जो आ गया दैट इज रो एल बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकला, ये कांस्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि रो भी कांस्टेंट, एल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी कांस्टेंट।
ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस C1 C2 को ज्वाइन करने वाला भी कांस्टेंट। तो ये जो आपके पास आया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर, विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में कांस्टेंट है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो एल वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली ऐसे होगा। अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि कैविटी हम यहाँ पे कहीं पे लिए हैं, यहाँ पे कहीं पे लिए हैं, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये ए। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैविटी में वो तो ए पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ए पे, और डायरेक्शन भी होगा ए के अलोंग ही होगा कैविटी में। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैविटी में दिखाना हो दोस्तों, तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ए वेक्टर के पैरेलल, ए वेक्टर है सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइन कर रहा है, उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कुछ ऐसा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन सोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा कैविटी में, दैट इज रो A/3 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात क्लियर है? तो क्वेश्चन का जो है हमारे पास, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ये C1 C2 को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, उसके अलावा कुछ पे नहीं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट अ पोजीशन आर, पोजीशन आर ई आर, तो पोजीशन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कैविटी में कोई पोजीशन आर पे, तो पहली बात आर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, रो A/3 एप्सिलॉन नॉट। क्या R1 R2 पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सही बात है, यूनिफॉर्म तो है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, सही बात है। बट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन आर, आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है सर। क्लियर? काट दीजिए ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ग्रेट, सही बात है। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन R2, बिल्कुल नहीं, R2 पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन आर, बिल्कुल नहीं, गलत गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ए पे तो डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, अरे ए पे तो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड, ये भी गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड बोथ, एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन वेक्टर ए, करेक्ट। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी। क्या आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ऐसे ही एडवांस, सिर्फ जे एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस होगा। धन्यवाद दोस्तों।